हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का टॉपिक रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, जो हमारे एनसीईआरटी में पेज नंबर 299 से 309 तक कवर करेगा। अगेन, जैसा मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने हाथ में लेकर बैठो। जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की है या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड बताऊंगी, वो आप साथ साथ लिख सकते हो। ये वीडियो आपको अगेन सिर्फ सीबीएसई एग्जाम्स में नहीं बट एंट्रेंस एग्जाम्स के में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। कम टू पेज नंबर 299। अपना पेज नंबर ओपन करो, 299। सो फर्स्ट इज ऑन पेज नंबर 299। हमारी जो रिएक्शंस है, हमारी हेलो एल्केन्स की जो रिएक्शंस है, हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अनदर इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल्स। तो पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, उसकी जगह आके खुद लग जाएगा। इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑब्वियसली जिस भी न्यूक्लियोफाइल को वो डिस्प्लेस करेगा, जिसको हटाएगा और उसकी जगह पे आके खुद लग जाएगा, इट मींस ये न्यूक्लियोफाइल हमारा कम वीक है, और यू कैन से जो ये वाला न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहा है, वो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल को हटा के उसकी जगह पे लग जाता है, और इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फाइन। सेकेंडली हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन जो होता है वो क्या होता है? जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन, ये हमारा हेलो एल्केन हेलोजन ग्रुप लगा है विद हाइड्रोकार्बन, तो हम उसे बोलते हैं हेलो एल्केन। ये जो हेलोजन एटम होता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कुछ भी, ऑब्वियसली वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्योंकि वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो स्लाइटली नेगेटिव नेचर का होता है, और कार्बन जो होता है वो हमारा स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है। ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी 11th क्लास में भी और पहले वीडियोस में भी। तो वो पॉजिटिव नेचर का हो जाता है, तो वो पोलर मॉलिक्यूल होता है हेलो एल्केन। फाइन। तो इस रिएक्शन में क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल इज द न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव प्लस लविंग, पॉजिटिव लविंग, न्यूक्लियस लविंग। तो ये इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा और इसे रिप्लेस कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह आके खुद लग जाएगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग है और ये उसके कंपैरेटिवली वीक है। सो दिस इज कॉल्ड, बेसिकली दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फाइन। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं आगे, यहाँ पे आप देख सकते हो Br है, कार्बन है, कार्बन इज पॉजिटिव, एक न्यूक्लियोफाइल आके उस पर अटैक करेगा और Br हट जाएगा और उसकी जगह पे ये वाला न्यूक्लियोफाइल विच इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रोमीन, ये आके उस पर अटैच हो गया। अभी मैं आपको मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, अभी जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। राइट, बुक में आप देख सकते हो, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज्ड, न्यूक्लियस लविंग। इसने इस हेलोजन ग्रुप को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और उसकी जगह खुद लग गया। So this is nucleophilic substitution reaction. Now come to page number 300. इस पेज पे 300 पर आपका एक टॉपिक दिया है which is ambient nucleophiles. Ambient nucleophiles क्या होते हैं? ऐसे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिव चार्ज, जो न्यूक्लियस लविंग है, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। फाइन। एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल मीन्स इस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, पर उसमें 2 एटम्स ऐसे हैं जो हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट सियानाइड्स,
इनके अंदर C एंड N, अगर हमारा मॉलिक्यूल, अगर CN विच इज सियानाइड, अगर ये हमारा किसी हाइड्रोकार्बन के साथ या जिसके साथ भी अटैच्ड है वो कार्बन से अटैच्ड है, तो हम इसे बोलेंगे एल्काइल साइनाइड्स। एक हाइड्रोकार्बन की चेन है विद CN, दिस फंक्शनल ग्रुप, देन दिस इज कॉल्ड एल्काइल साइनाइड्स। एंड अगर वो N से, इसमें N भी नेगेटिव हो सकता है, इसमें C भी नेगेटिव हो सकता है, और अगर वो N से अटैक हुआ है, अगर N इज नेगेटिव, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोकार्बन की चेन N के साथ अटैच होगी और उसे हम बोलेंगे आइसोसियानाइड। फाइन। सिमिलरली NO2, NO2 में क्या है, ONO, इसमें नाइट्रोजन जो होता है हमारा, उसके पास एक लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन एक नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो कभी कभी हमारा NO2 इस नाइट्रोजन के साथ भी अटैच हो जाता है, हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ, और इस ऑक्सीजन के साथ भी। तो अगर ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड है तो उसे नाइट्राइट बोलते हैं, और अगर नाइट्रोजन से अटैच्ड है तो नाइट्रो एल्केन बोलते हैं। सो इस टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स हैं जो नेगेटिव हैं और अटैक कर सकते हैं किसी पॉजिटिव के ऊपर, उन्हें हम बोलते हैं एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल्स। राइट। नेक्स्ट थिंग इज द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमें ये तो समझ आ गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? देयर आर टू मैकेनिज्म्स, दो मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे ये काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन आ सकते हैं। So substitution nucleophilic, first is substitution nucleophilic bimolecular reaction। सबसे पहले ये समझते हैं कि बाईमोलिक्यूलर क्यों बोल रहा है, ब्रैकेट में SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं इसे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अब आपको समझ आ गया क्यों कह रहे हैं बाईमोलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं। अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स याद हो, ऑब्वियसली आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया होगा। केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इस टाइप से हमारी रिएक्शंस होती हैं। तो जब किसी रिएक्शन का रेट किसी दो रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है तो उसे हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। और इस मैकेनिज्म में अगर हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है तो वो रिएक्शन में जो रेट है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड हेलोजन एल्केन, ये जो हमारा हेलो एल्केन है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। इट मींस ये वन स्टेप प्रोसेस है, ये हमारा वन स्टेप प्रोसेस है, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा, ये प्रोसेस, ये मैकेनिज्म। और इसलिए जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन और SN2 मैकेनिज्म। राइट। तो अब हम इसको समझते हैं कि इसके अंदर होता क्या है SN2 मैकेनिज्म में। SN2 मैकेनिज्म में सपोज मेरे पास है एक हेलो एल्केन लाइक क्लोरोइथेन, ये स्ट्रक्चर किसका है? क्लोरोइथेन का। क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, और जो कार्बन है ड्यू टू दिस इंडक्टिव इफेक्ट वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द स्लो प्रोसेस, दैट इज व्हाई जो अगर आपने नहीं पढ़ा है ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स तो आप पढ़ोगे, और पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है, पर इसमें तो है ही एक स्टेप, तो एंड यही स्लो है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है और ये स्लाइटली पॉजिटिव हो रहा है। बैक साइड से, नॉट फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से अगर OH एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो OH भी नेगेटिव है और क्लोरीन भी नेगेटिव है, तो इनमें तो रिपल्शन हो जाएगी। SN2 मैकेनिज्म में जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के ऊपर वो बैक साइड से करेगा, इसके एक हेलोजन ग्रुप के अपोजिट साइड से ही हमेशा अटैक करेगा।
सो दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, तो ये अटैक करेगा इस पॉजिटिव के ऊपर और एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा जिसके अंदर कार्बन के साथ OH भी ज्वाइन हो जाएगा। ये बहुत ही कम टाइम के लिए इंटरमीडिएट बनता है, बहुत ही कम टाइम के लिए, ठीक है। तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड्स जो कार्बन नहीं कर सकता, सो वेरी अनस्टेबल। इसलिए ये उसी टाइम बनते ही ये बहुत फास्टली इट कन्वर्ट्स टू, यहां से Cl निकल जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा और जो OH है वो हमारा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3H एंड दिस इज OH, ठीक है, एंड क्लोरीन हमारा यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे इस मैकेनिज्म में, इस चीज में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज समझनी है, बहुत इजी है, वेरी सिंपल। यहाँ पे मेरे पास CH3H और यहाँ पे इस टाइप से अरेंजमेंट था, ठीक है। जब OH ने इस पे अटैक किया, यू कैन सी CH3 का बॉन्ड ऊपर चला गया, H और H इधर आ गया, देन OH जब फास्ट रिएक्शन हुई और क्लोरीन यहाँ से निकल गया और OH यहाँ पे ज्वाइन हो गया, तो ये जो CH3 पहले लेफ्ट हैंड साइड पर थे वो CH3H और H राइट साइड पे मूव कर गए। तो इसके अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में देयर इज इन्वर्जन, देयर इज द चेंज इन द स्ट्रक्चर। जो बॉन्डिंग है, वो जो लेफ्ट पे बॉन्ड्स बन रहे थे वो अब राइट साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं, फाइन। और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो जहां से न्यूक्लियोफाइल हटता है उसकी दूसरी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आके ज्वाइन होता है। तो इस चीज को याद रखना, फाइन। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ SN2 मैकेनिज्म ऑफ कैसे हमारा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। नाउ नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे यही सेम चीज है, आपको ये इन्वर्जन के बारे में बताया है, यहाँ पे देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। As the reaction progresses and the bond between the incoming nucleophile and the carbon atom starts forming, जैसे जैसे ये न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना शुरू होता है, the bond between carbon atom and leaving group weakens। leaving group कौन सा है इसमें, क्लोरीन, ये लीविंग ग्रुप है जो छोड़ के जा रहा है, इसके बीच में वो बॉन्ड बहुत ही वीक होना शुरू हो जाता है। As this happens, the 3 carbon hydrogen bonds of the substrate start moving away from the attacking nucleophile। ये जो बॉन्ड्स यहाँ पे कार्बन के साथ लगे हैं, चाहे हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 हो या कुछ भी हो, वो बॉन्ड्स हमारे इस न्यूक्लियोफाइल से दूर जाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इन ट्रांजिशन स्टेट ऑल द 3 आर इन द सेम प्लेन। ट्रांजिशन स्टेट में ये है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, जो इंटरमीडिएट जिसमें तीनों सेम प्लेन में आ जाएंगे, एंड लीविंग ग्रुप आर पार्शियली अटैच्ड टू द कार्बन एंड द अटैकिंग एंड द लीविंग ग्रुप पार्शियली उसके साथ अटैच्ड है। As the attacking nucleophile approach closer to the carbon, CH bonds still keep on moving in the same direction till the attacking nucleophile attached to carbon and leaving group leaves the carbon। ये जो ग्रुप्स यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा है या CH3 लगा है या जो भी है, वो मूवमेंट होती ही जाएगी, वो राइट साइड पे मूव ही करता जाएगा जब तक यहाँ से लीविंग ग्रुप पूरे तरीके से चला नहीं जाता और जो अटैकिंग ग्रुप है वो इसके साथ अटैच नहीं हो जाता, तब तक ये मूव करते ही जाएंगे, फाइन। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसे बोलते हैं इन्वर्जन, दिस इज इन्वर्जन। एक चीज होती है रिटेंशन जो आप आगे पढ़ोगे, एंड दिस इज इन्वर्जन, स्ट्रक्चर का इन्वर्ट हो जाना, फाइन। इसके बाद तो बेसिकली यहाँ पे मिरर इमेजेस बन जाती है। ये जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इसकी मिरर इमेज बना रहे हैं तो ये प्लेन से इधर चला गया, ये इसमें इधर चला गया, आयोडीन वहां चला गया, सो दिस इज कॉल्ड मिरर इमेज। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अराउंड कार्बन इज कॉल्ड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ये है, ये जो 2 स्ट्रक्चर्स है इसमें A और B एक दूसरे की मिरर इमेज है, सो यू शुड नो इसको मिरर इमेज बोलते हैं। तो इन्वर्जन के अंदर बेसिकली मिरर इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे अंडरलाइन करो अपनी बुक में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
टर्शरी हैलाइड, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस पॉइंट से रिलेटेड पेपर में। टर्शरी हैलाइड्स आर द लीस्ट रिएक्टिव। जो टर्शरी हैलाइड्स होते हैं हमारे, टर्शरी हैलाइड्स का मतलब क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यहाँ पे देखो, ये होता है मिथाइल हैलाइड, जिसमें हो गया CH3 एंड X, कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन अटैच्ड है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी, जिसमें जिस कार्बन के साथ हमारा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अटैच्ड है वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो वो प्राइमरी हो गया। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी, जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो वो हो गया सेकेंडरी। और टर्शरी क्या हो जाता है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप है उसके साथ फर्दर तीन कार्बन अटैच्ड हैं, तो उसे हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, मतलब टर्शरी ग्रुप। सो टर्शरी हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी हैलाइड, इसमें यहाँ पे वो कह रहा है कि टर्शरी हैलाइड्स आर द लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज बल्की ग्रुप्स हिंडर द अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल्स। समझो इस चीज को, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो मैंने आपको बताया वो कभी भी इस डायरेक्शन से नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगी, तो हमेशा बैक साइड से करेगा, इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक, पार्शियल पॉजिटिव। फाइन, अगर मेरे पास मिथाइल हैलाइड है तो इसके पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना इजी है, क्योंकि मेरे पास तीन हाइड्रोजन है जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को इजीली स्पेस मिल रही है उस पर अटैक करने के लिए और अपने आप को जोड़ने के लिए। अगर मेरे पास कोई प्राइमरी हैलाइड है तो ये रिएक्शन थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में हिंड्रेंस आ गई, CH3 इसको हिंडर कर रहा है, इसको इसमें रुकावट लेकर आ रहा है। राइट, तो इसमें यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस आ गई है इस हैवी ग्रुप की वजह से, बल्कि ग्रुप की वजह से। ना, अगर वो सेकेंडरी है तो दो बल्कीनेस हो गई, ये भी उसको हिंड्रेंस दे रहा है, ये भी उसको जगह नहीं दे रहा, ये भी उसको जगह नहीं दे रहा, तो ये थोड़ा सा रिएक्शन स्लो हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी। सबसे फास्ट होगी प्राइमरी, इसमें मिथाइल हैलाइड में, देन प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, और टर्शरी में बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तीन कार्बन है जो अटैच है इस कार्बन के साथ और वो उसको जगह ही नहीं देंगे कि वो इस पे अटैक कर पाए, तो ये रिएक्शन बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगी। फाइन, तो ये चीज, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो हमारा मिथाइल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी है। फाइन, सो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म जिससे हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सेकेंड है हमारा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, वो थी बाइमोलिक्यूलर, यह है यूनिमोलिक्यूलर SN1 मैकेनिज्म। अब इसको यूनिमोलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ हेलो एल्केन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन से उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ हेलो एल्केन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो दैट इज व्हाई हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। अगर आप केमिकल काइनेटिक्स जब पढ़ोगे या पढ़ लिया तो यू नो दैट इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें दो रिएक्टेंट है बट स्टिल द रिएक्शन इज यूनिमोलिक्यूलर, इट मींस कि ये रिएक्शन दो स्टेप्स में डिवाइडेड है, और इसमें जो एक स्टेप है वो स्लो स्टेप है जिसमें बेसिकली उसके रिएक्टेंट्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, और जो फास्ट स्टेप है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। इट मींस ये रिएक्शन दो स्टेप्स में होगी। दो स्टेप्स के अंदर सबसे पहले है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, मेरे पास है ये टर्शरी, दिस इज टर्शरी हाइड्रो हाइड्रो ये हेलोजन ग्रुप वाला हैलाइड, टर्शरी हैलाइड। ये जो मेरे पास टर्शरी हैलाइड है ये मेरा कन्वर्ट हुआ, दिस इज CH3 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 टर्शरी हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, आई एम हैविंग टर्शरी हैलाइड CH3 CH3 जिसके साथ ब्रोमीन अटैच्ड है, वो फर्दर तीन कार्बन के साथ है। राइट, तो इसमें ब्रोमीन जो है वो पहले दो इलेक्ट्रॉन्स को लेके Br- बन के निकल जाएगा। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, आपने 11th क्लास में हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक क्लीवेज किया था, दिस इज हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ब्रोमीन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जिसमें एक ब्रोमीन का एक कार्बन का, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके हेट्रोलिटिक क्लीवेज करके वो Br- बन के निकल गया, जिससे हमारा कार्बन पॉजिटिव हो गया।
हम उसको क्या लिख देंगे, पॉजिटिव, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन तो ब्रोमीन ले गया और वो ब्रोमाइड आयन बन गया। फाइन। तो ये जो हमारा कार्बन बना पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन लेके चला जाएगा और कार्बन एक कार्बोकेटायन बन जाएगा, दिस इज कार्बोकेटायन। तो एक कार्बोकेटायन बन गया। राइट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में जो भी न्यूक्लियोफाइल मेरा है वो इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस मैकेनिज्म में, अब मैंने ये नहीं किया कि ब्रोमीन इधर है तो ये पीछे से अटैक करेगा, वो फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया, ब्रोमीन चला गया, ये पॉजिटिव है। अब ये OH इस साइड से, तो इसमें कोई हिंड्रेंस वाली बात ही नहीं है, वो यहाँ से बहुत इजीली, बहुत क्लियरली यहाँ से अटैक करेगा। और जब वो इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा तो इधर OH लग जाएगा, ब्रोमीन चला गया, OH लग गया, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। बट ये 2 स्टेप्स में हुआ है, ये प्रोसेस हमारा 2 स्टेप में हुआ है, जिसमें फर्स्ट स्टेप इज स्लो। ये स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन। और जब ये स्टेप हमारा स्लो होता है तो इस रिएक्शन के अंदर ये जो स्लो स्टेप है, दैट इज वाई इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ इस हेलाइड के ऊपर, टर्शरी हेलाइड और यू कैन से हेलो एल्केन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम यूनिमोलिक्यूलर SN1 मैकेनिज्म कह रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, दिस इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो इसमें क्या होगा, ब्रोमो को OH रिप्लेस करेगा और ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल एंड Br-। ठीक है। बट द मेजर थिंग इज, मेन थिंग इज, इसमें रिवर्स होता है। हमने SN1 में अभी क्या किया था कि टर्शरी वाला सबसे कम रिएक्टिविटी दिखाएगा, पर इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म अगर किसी टर्शरी हेलाइड को आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है तो SN1 से करो। SN1 में टर्शरी कंपाउंड जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है। तो टर्शरी की रिएक्टिविटी फास्ट होती है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड लास्ट में मिथाइल। अब ऐसा क्यों होता है, SN2 में क्या था, टर्शरी सबसे कम रिएक्टिव था, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और मिथाइल वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव था। इसमें रिवर्स है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लो, greater the stability of carbocation, greater will be its ease of formation from alkyl halide and faster will be the rate of reaction। मतलब यहाँ पे जो हमारा कार्बोकेटायन बन रहा है वो जितना स्टेबल आयोनिक फॉर्म, ये जो आयोनिक फॉर्म है ये जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतना इजीली ये स्टेप हो पाएगा। और टर्शरी फॉर्म में ये कार्बोकेटायन, ये आपको पता है, आपने 11th क्लास में किया हुआ है, कार्बोकेटायन टर्शरी फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। यहाँ से CB इसको इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ से ये वाला कार्बन भी देता है, ये कार्बन भी देता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी टर्शरी फॉर्म में होती है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड फाइनली एट मिथाइल में। मिथाइल कार्बोकेटायन हमारा सबसे लेस स्टेबल होगा इनमें, इसलिए वो सबसे लो रिएक्टिविटी, सबसे स्लो रिएक्टिविटी दिखाएगा और टर्शरी सबसे ज्यादा। तो SN1 मैकेनिज्म के लिए रिवर्स है, टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाएगा और मिथाइल सबसे स्लो रिएक्टिविटी दिखाएगा। फाइन। So for the same reason, allylic and benzylic halides show high reactivity towards SN1 reaction. The carbocation thus formed gets stabilized through resonance. इसको भी अंडरलाइन कर लो। ये आपको क्या बोल रहा है, इसी सेम रीजन से, क्योंकि एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है तो बेसिकली जितना केटायन एक स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगी। तो अगर मैं एलाइलिक या मैं बेंजाइलिक हेलाइड्स की बात करती हूँ, एलाइलिक क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड आ जाते हैं। ठीक है। बेंजाइलिक हमारा ये बेंजीन के साथ जुड़ा है, जिसमें बेंजीन रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। सो अगर मेरा, हमने फर्स्ट वीडियो में इसकी बात की हुई है, तो अगर मेरा एलाइलिक या बेंजाइलिक हेलाइड है उसमें डबल बॉन्ड आ जाते हैं, उससे मेरा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो एलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बोकेटायन की रिएक्टिविटी SN1 के लिए बहुत फास्ट होगी, पर SN2 के लिए अगर हम बेंजाइलिक की बात करें, बेंजीन रिंग लगी है, तो वो बहुत ही स्लो होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। बट SN1 के लिए बहुत फास्ट होगी क्योंकि कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल बनता है, ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की वजह से, डीलोकेशन की वजह से, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की वजह से हमारा जो कार्बोकेटायन है वो बहुत स्टेबल फॉर्म होता है। सो दैट इज व्हाई रिएक्शन फास्ट होती है। फाइन। नाउ
कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन इज विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट। इसमें जो एनसीईआरटी के इन बिटवीन क्वेश्चंस है, ये इसमें आंसर्स दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रही हूँ, आप इसको बुक में से कर सकते हो। हम कुछ और क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं जो आपके आंसर्स गिवन नहीं है, तो हम इसकी बात करते हैं कि ये कैसे सॉल्व करना है। विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर would you expect to react more rapidly by an SN2 mechanism? Explain your answer. SN2 mechanism से बताना है, not with SN1, मतलब hindrance, अटैक होगा पीछे से. This is bimolecular reaction. SN2 mechanism reactivity depends on steric hindrance. Fine. Lesser the steric hindrance, faster the reaction. मेरा ये ब्रोमीन यहाँ से हटेगा, जिसमें एक साइड पे CH3 होगा, ठीक है, एक साइड पे H होगा और एक साइड पे C2H5 होगा। और अगर मैं इसमें देखूं तो एक साइड पे CH3, CH3 और CH3, ठीक है। ये मेरा एक सॉरी फर्स्ट वाला सेकंड पे आ जाओ यहाँ पे, दिस इज द थिंग। ये मेरा एक सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन है और ये मेरा एक टर्शरी हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कार्बन जिससे अटैच्ड है वो एक कार्बन यहाँ एक यहाँ, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो उस बेसिस पे वी नो दैट कि हमारा जो टर्शरी होता है उसकी रिएक्शन स्लो होती है SN2 के लिए और सेकेंडरी की उससे कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो इसमें ज्यादा कौन रिएक्ट करेगा, ये, ठीक है। थर्ड पे आते हैं। अच्छा, एक सेकंड का यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है बट वी हैव द आंसर। यहाँ पे देखो, फर्स्ट एक क्वेश्चन ये भी है, CH3 CH2 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 Br, CH3 CH2 CH2 Br CH3। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी। तो प्राइमरी में हमारी रिएक्शन फास्ट होती है, सेकेंडरी में स्लो होती है। तो अगर आप इसमें ये पहचान पाओ कि क्या सेकेंडरी है, प्राइमरी है या टर्शरी है, विच इज वेरी सिंपल, तो आपको पता है SN2 मैकेनिज्म टर्शरी के लिए सबसे स्लो है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें फास्ट होगा और इसमें स्लो होगा। नेक्स्ट इसमें और इसमें, तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है ये जिस कार्बन, अदरवाइज आप उसको इसमें भी देख सकते हो कि जिस कार्बन से अटैच्ड है उसमें कौन कौन से ग्रुप अटैच्ड है, बट द इजी वे सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी ऐसे निकालो, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, अब इसमें दोनों ही प्राइमरी है। ब्रोमीन यहाँ पे है, जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच्ड है। ब्रोमीन यहाँ पे है, ये जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, उसके साथ वाला कार्बन दो के साथ अटैच्ड है, पर वो तो एक से ही अटैच्ड है, तो दोनों ही हमारे प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है। बट इसमें जो CH3 है वो Br के ज्यादा पास है, ब्रोमीन के ज्यादा पास है, तो वो हिंड्रेंस ज्यादा देगा एज कंपेयर टू ये वाला CH3। तो इसमें जो रिएक्शन होगी वो इसकी फास्ट होगी और इसकी स्लो होगी। नेक्स्ट, arrange the compounds of each set in order of reactivity towards SN2 displacement. SN2 again तो वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी निकालते जाओ स्ट्रक्चर बना के और उस अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर दो। फाइन, तो यहाँ पे क्या है, SN2 रिएक्शन रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस, प्राइमरी की सबसे ज्यादा, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ये हो गया टर्शरी मेरा, फर्स्ट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, दिस इज L मिथाइल ब्यूटेन, तो वो ये बन जाएगा। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर भी बनाने हैं और फिर आपको देखना है कि कौन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। सो 2 ब्रोमो पेंटेन ये हो गया, तो दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज टर्शरी। तो सबसे फास्ट इसमें होगी, प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, देन टर्शरी में। सिमिलरली 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, नॉमेनक्लेचर की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है 11th क्लास में, वो सब नॉमेनक्लेचर आपका ये 12th में भी है। अगर आपको नॉमेनक्लेचर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। फाइन, उसमें स्ट्रक्चर बनाना और स्ट्रक्चर से नाम लिखना दोनों सिखाया हुआ है। सो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज, ये हमारा प्राइमरी होगा, ये हमारा टर्शरी हो गया और ये हमारा सेकेंडरी हो गया। तो 1 देन दिस। इसके अंदर रिएक्टिविटी देखो, तो फर्स्ट है हमारा ये प्राइमरी, देन वी हैव दिस वन विच इज ऑल्सो प्राइमरी, क्योंकि ये जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। फिर ये कार्बन 3 से अटैच्ड है पर ये तो एक से ही अटैच्ड है, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, this is also primary and this is also primary.
तो इसमें हमें रिएक्शन कैसे देखनी है, इसके अंदर हम रिएक्टिविटी को कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे कोई ब्रांच ही नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे जल्दी जो रिएक्शन होगी वो इसके साथ होगी, कोई ब्रांच ही नहीं है। अगर हम इसमें देखते हैं तो 1 डिग्री तो है, पर बीटा मिथाइल ग्रुप्स, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, तो बीटा पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बीटा पे 1 मिथाइल ग्रुप है, और इसमें क्या है, इसमें गामा पे, अल्फा बीटा एंड गामा पे, मतलब ब्रोमीन से काफी दूर है ये वाला मिथाइल ग्रुप। तो सबसे तेज जो, जिसमें कोई ब्रांचिंग है ही नहीं, तो सबसे फास्ट रिएक्शन इसके साथ होगी, और उसके बाद होगी हमारी इसमें, जिसमें एक ब्रोमीन के पास एक CH3 है, इसमें 2 CH3 हैं, और इसमें तो दूर है, ठीक है। तो सॉरी, तो सबसे ज्यादा इसके साथ, देन इसके साथ 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन के साथ, जिसका CH3 ब्रांच बहुत दूर है तो हिंड्रेंस कम होगी। फिर हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन के साथ, जो जिसका CH3 ब्रोमीन के पास है, एंड देन लास्टली यहाँ तो 2 मिथाइल ब्रोमीन के पास है, तो यहाँ पे हमारी सबसे स्लो रिएक्शन है। नेक्स्ट, in the following pair of halogen compounds which compound undergo faster SN1। अब हम SN1 की बात कर रहे हैं, तो अब उल्टा आ जाओ। अब इसमें टर्शरी जो है वो सबसे जल्दी रिएक्शन दिखाएगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो ये हमारा क्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है। और यहाँ पे फर्दर वी आर हैविंग सपोज CH3 CH3 CH3, तो जो रिएक्शन है वो ये यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 2 कार्बन अटैच्ड है, 1 और 2, इस कार्बन के साथ 2 है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि इसके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये सेकेंडरी है, ये जिस कार्बन के साथ है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ है, तो ये सेकेंडरी है, और ये हमारा जिस कार्बन के साथ ये अटैच्ड है वो फर्दर 1 कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी है। तो इसके अंदर सेकेंडरी वाला जो है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है सेकेंडरी, वो ज्यादा जल्दी रिएक्शन दिखाएगा क्योंकि सेकेंडरी SN1 मैकेनिज्म फास्ट दिखाता है एज कंपेयर टू प्राइमरी, उसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट, which compound in each of the following pairs will react faster in SN2 reactions with OH। ठीक है, इसमें से, इन दोनों में से OH के साथ फास्टर रिएक्शन कौन दिखाएगा, ज्यादा जल्दी रिएक्शन कौन दिखाएगा। यहाँ पे हमने बात की थी, यहाँ पे देखो, अगर हम रिएक्शंस में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता है, हटाता है, उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, और जाने जो जाता है हट रहा है उसे लीविंग ग्रुप। जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतनी ज्यादा फास्ट हमारी रिएक्शन होगी। मतलब आयोडीन जो है ना, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन हेलोजन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हेलोजन ही लगे हैं जो रिप्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो जो आयोडीन होते हैं, जो आयोडीन है वो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होता है, सबसे जल्दी जाता है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, ये सीक्वेंस याद कर लो, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो तो आयोडीन जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, सबसे ज्यादा होता है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, हमने 11th में किया हुआ है, ठीक है। क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल पोलर कब होगा, जब क्लोरीन प्रेजेंट होगा, तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी होगी, फिर फ्लोरीन के साथ होगी, फिर ब्रोमीन के साथ, फिर आयोडीन के साथ, ठीक है। तो हमें लगेगा कि जो सबसे ज्यादा पोलर है उसकी फास्ट होनी चाहिए रिएक्शन, पर ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा फास्ट होती है रिएक्शन आयोडीन के साथ, फिर ब्रोमीन, फिर बेसिकली फ्लोरीन के साथ, और फिर क्लोरीन के साथ, क्योंकि इस बॉन्ड को, कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड है ना, उसको तोड़ना इजी है, उसका साइज बड़ा है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, और C और I के बीच का बॉन्ड जल्दी टूटता है। उसके बाद C और Br, देन C एंड F, देन C एंड Cl, ठीक है। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, जो आयोडीन की सबसे कम होती है, C और I के बीच की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे कम होती है। यहाँ पे देखो CH3Br और CH3I दोनों में ही OH है, OH से अटैक हो रहा है, तो किसके साथ वो रिएक्शन फास्ट दिखाएगा, आयोडीन के साथ, क्योंकि अभी मैंने बताया कि C और I की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, तो आयोडीन जल्दी जाता है, जल्दी हट जाता है, तो इसलिए ये रिएक्शन OH माइनस के साथ फास्ट होगी विद आयोडीन, अगर मेरे पास CH3I है, क्योंकि इट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। सेकेंडली
CH3CCCl और CH3Cl, दिस इज क्लोरोमिथेन, और ये टर्शरी है, ठीक है, ये हो गया हमारा टर्शरी। तो SN2 मैकेनिज्म किसके साथ फास्ट होगा? प्राइमरी के साथ। SN2 प्राइमरी के साथ फास्ट होता है और टर्शरी में स्लो होता है, इसमें हिंड्रेंस ज्यादा होगी। फाइन, नेक्स्ट हम करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ कम टू पेज नंबर 309। इसके बीच में आपके 2-4 छोटे छोटे से टॉपिक है, इन्वर्जन, रिटेंशन, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वो आप लोग कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट में मुझे जो भी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आती है आप उसमें लिख दो, हम उन टॉपिक्स को साथ साथ कवर करेंगे, मैं और वीडियोस बना के उसकी अपलोड कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑन पेज नंबर 309। नाम से पता चल रहा है, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट होना, किसी चीज का हटना, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब भी कोई हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, there is elimination of hydrogen atom from beta carbon and halogen atom from alpha carbon। क्या मतलब है, देखो ये है मेरा हेलोजन, जिस कार्बन के साथ ये अटैच्ड होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसके साथ जो फर्दर कार्बन है वो है बीटा, और जो उसके साथ होगा देन गामा एंड सो ऑन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप हटता है और बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन हटता है। तो यहाँ पे क्या होगा इस हेलो एल्केन में, अगर मैं ये रिएक्शन इफ इट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इसमें हेलोजन ग्रुप हटेगा प्लस ये जो हाइड्रोजन है वो हट जाएगा। लाइक सपोज दिस इज Cl एंड दिस इज H हो गया ये, तो HCl निकल जाएगा। और यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज होमोलिटिक, दिस इज लाइक यू कैन से होमोलिटिक क्लीवेज, कि ये X ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये कार्बन ने अपना वापस ले लिया। यहाँ से इस कार्बन ने अपना वापस ले लिया, इस H ने अपना वापस ले लिया, वो बन गया HCl। और ये जो है कार्बन और कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। तो जो हेलो एल्केन है वो एल्कीन बन जाएगा। फाइन, ये आपने 11th क्लास में किया है इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, सॉरी इन द प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन, कि एल्कीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज द वे। एग्जांपल करते हैं, सपोज आई एम हैविंग 1 ब्रोमोब्यूटेन को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो क्या होगा, मेरा यहाँ से Br जाएगा और बीटा कार्बन से, दैट इज वाई बीटा एलिमिनेशन, बीटा से हमारा हाइड्रोजन रिमूव होता है, बीटा हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड। सो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, सो HBr बन जाएगा, माइनस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक OH हीट करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन से हम डबल बॉन्ड बनवा सकते हैं, इससे हम एल्कीन प्रिपेयर करवा सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे देखो, दिस इज ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। तो अल्फा से Br गया, बीटा से हाइड्रोजन गया, HBr निकल गया, ठीक है, एंड वी हैव KOH, इसको हमने हीट किया तो हमारा क्या बन जाएगा, इथीन, ठीक है, हमें मिल जाएगा इथीन। नेक्स्ट इज, इसी में यहाँ पे आ जाओ सेकेंड पैराग्राफ में, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन, ठीक है, कैसे, अभी तक जो हमने एग्जांपल्स किए हैं उसमें जो अल्फा कार्बन है ना वो बिल्कुल टर्मिनल मतलब साइड वाला कार्बन है, ये बिल्कुल साइड में था, ये साइड में था, ये साइड में था। अब सपोज मेरा जो क्लोरीन है वो कहीं बीच में लगा है, ब्रांच में लगा हुआ है, तो इसमें मेरे दो वेज हो सकता है, डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है बेसिकली इस रिएक्शन में, क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो अब ये जो डबल बॉन्ड है, नाउ दिस इज अल्फा, ये अल्फा हो गया, इसके लिए तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, अब किसको बीटा माने, अगर ये बीटा है तो डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, ठीक है, और वो बनेगा ब्यूट-2-ईन। और अगर बीटा इसको मानते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और मेरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ब्यूट-1-ईन बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई एम गेटिंग 80% ऑफ ब्यूट-2-ईन एंड 20% ऑफ ब्यूट-1-ईन,
ठीक है, ब्यूट 1 इन 20% और ये 80 मेजर ये बन रहा है। अब क्यों बन रहा है? If there is possibility of formation of more than one alkene due to the availability of more than one beta hydrogen atom, usually one alkene is formed as the major product. ठीक है, एंड दिस इज, ये जो पैटर्न है ये एक रशियन केमिस्ट ने दिया था जिससे हम सिडसेफ रूल भी बोलते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन भी जा रहा है हेलोजन भी जा रहा है, सो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, the preferred product is that alkene which has the greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atom. ठीक है, मतलब उस साइड पे बीटा वो कार्बन माना जाएगा या डबल बॉन्ड उस साइड पे क्रिएट होगा जहां पे हेवी ग्रुप लगा है। इस साइड पे यू कैन सी कार्बन के इस साइड पे हमारा जो ग्रुप है वो C2H5 है और इस साइड पे CH3 है। तो प्रेफरेंस मिलती है कि डबल बॉन्ड को कि जिस साइड पे हमारा ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे वहां पे 80% मुझे ब्यूट 2 मिलेगा और 20% चांस है कि मुझे मतलब 20% मुझे ब्यूट 1 मिलेगा। तो मेजर प्रोडक्ट मुझे वो मिलेगा, डबल बॉन्ड उस साइड जाएगा, बीटा वो माना जाएगा जिस साइड पे ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं। फाइन, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो, in light of Sitzef rule, any alkyl halide that gives more stable alkene must undergo much faster dehydrohalogenation reaction. जो alkyl halide ज्यादा स्टेबल एल्कीन देगा, ऑब्वियसली वो जल्दी होना चाहिए, वो यहाँ पे गिवन नहीं है बट आप यहाँ पे समझ लो, वो मुझे जल्दी फास्टर रिएक्शन देगा। ठीक है, सो आई एम हैविंग 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन मतलब टर्शरी, then we have secondary, then we have chloroethane primary. Sitzef rule से अगर हम देखें any alkyl halide that give more stable alkene, तो ज्यादा stable alkene मुझे टर्शरी वाला देता है। अगर ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे ये भी बीटा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो हमने 11th में किया था उसकी वजह से यू कैन यू नो दैट मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट एंड ऑल, तो उससे जो टर्शरी वाला होता है वो हमारा ज्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। नहीं, तो ये हमारा जो रिएक्शन होगी वो टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी के वे में जाएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। Predict all the alkenes that would be formed, all the alkenes, ये नहीं बात कर रहा मेजर माइनर, ऑल जो भी बन रहा है चाहे मेजर है चाहे माइनर है, of dehydrohalogenation reaction with sodium ethoxide in ethanol and identify the major alkene। ठीक है, फर्स्ट है हमारा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये हो गया मेरा साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, सो दिस इज 1 पे ब्रोमो 1 पे CH3 मिथाइल। फाइन, तो अब इसके अकॉर्डिंग इस कार्बन पे ब्रोमीन लगा है, इसके अकॉर्डिंग ये भी बीटा हो सकता है, ये वाला कार्बन भी बीटा हो सकता है और ये वाला कार्बन भी बीटा हो सकता है। ठीक है, पर कहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आएगा, कहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बनेगा, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट है उसमें ये वाला जो बीटा है, ये जो कार्बन है, क्योंकि इस साइड पे अगर हम यहाँ से मूव करते हैं तो 1 2 3 4 5 5 ग्रुप है जो इस साइड पे अटैच्ड है। अगर मैं इसको बीटा कंसीडर कर रही हूँ, अगर मैं इसे कंसीडर कर रही हूँ तो यही बीटा है, इसके साथ फर्दर कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको बीटा कंसीडर करती हूँ यहाँ पे ये, तो 1 2 3 4 अटैच्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इधर से इसे बीटा कंसीडर करेंगे और यहाँ से मेरा ये एक हाइड्रोजन निकलेगा और ब्रोमीन निकलेगा और मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 अटैच्ड और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट में इसको बीटा कंसीडर कर लेते हैं तो मेरा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ब्रोमीन तो निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 के साथ आ जाएगा। सो दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अनदर थिंग यहाँ पे देखो 2 साइक्लो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 साइक्लो 2 मिथाइल ब्यूटेन,
तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। फाइन। तो इसमें ये जो कार्बन है इसके साथ ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। एलिमिनेशन कहाँ से होगी, ऑब्वियसली इस कार्बन से होगी, क्योंकि जो इसके इस साइड पे हमारे ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स हैं, CH है, CH2 है, CH3 है, इस साइड पे एक ही है, इस साइड पे एक ही है। डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और मेजर प्रोडक्ट ये मिलेगा, और माइनर प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो माइनर प्रोडक्ट ये मिलेगा। मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाऊं या मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाऊं, मेरा मॉलिक्यूल वही बनेगा, उसकी नॉमेनक्लेचर वही होगा, तो हमें एक ही लिखना है, सेम विथ हेयर सेम हेयर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे, तो हमें इसको वही लिखना है, चाहे यहाँ पे मैं इधर लगा दूं डबल बॉन्ड या इधर से बोल दूं, तो बनेगा यही, राइट, उसका नाम वही आएगा। तो दिस इज माइनर एंड दिस इज मेजर। 2 2 3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन, 2 2 3, 3 पे ये मिथाइल हो गए, विद 3 ब्रोमोपेंटेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा मेजर प्रोडक्ट, अब देखो ये अल्फा है, बीटा ये हो सकता है, बीटा ये हो सकता है, बीटा ये हो सकता है। बीटा अगर हमारा ये वाला कंसिडर हम करें, जिसके साथ इधर भी CH है, इधर CH3 है, इधर और इधर भी CH है और CH3 है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे एक हमारा CH3, देखो यहाँ पे तो H है ही नहीं, ठीक है, यहाँ 3 CH3 है, तो यहाँ से तो बीटा एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता, तो यहाँ की बात हो गई खत्म। अब बचा बीटा में ये और एक बचा ये, इन दोनों में से यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, पर इस साइड पे हमारे पास ज्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप है, CH एंड CH3, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा जब इधर डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ हमारे हेलो एल्केन्स कैसे रिएक्ट करते हैं। छोटा सा पार्ट है ये, ज्यादा लेंदी नहीं है। ये हमारा, जब हमारा कोई हेलो एल्केन किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये जरूर याद रखना, ये रिएक्शन हमारी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो अभी करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है। यहाँ पे जब हमारा कोई हेलो एल्केन मेटल के साथ, लाइक मैग्नीशियम के साथ उसने रिएक्ट किया, तो वो क्या बनाता है, CH3 CH2, सपोज आई एम हैविंग ब्रोमो इथेन, तो बनाएगा CH3 CH2 MgBr। ये मेटल इस ब्रोमीन के साथ पहले अटैच होगा और फिर ये मेटल इस इथेन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और हमें मिल जाएगा CH3 CH2 MgBr, विच इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि ये रिएक्शन विक्टर ग्रिग्नार्ड ने दी थी इन 1900। ठीक है, तो इस रिएक्शन में मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल रहा है। अब अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये कोवेलेंट कंपाउंड है, बट हाईली पोलर, बहुत ही ज्यादा पोलर नेचर का है। वन थिंग इज, इसके अंदर जो Mg और Br में बॉन्ड बन रहा है, इट इज आयोनिक। ये बॉन्ड आयोनिक है, इलेक्ट्रॉन देना और लेने वाला। और Mg और कार्बन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है, दिस इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये बेसिकली यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है मेटल, और ये कार्बन डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, सो दिस इज अ पोलर, इट विल बिकम अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन फॉर्मेशन होती कैसे है, उसका मैकेनिज्म क्या है, जो यहाँ पे गिवन नहीं है पर आपको आना चाहिए। मैग्नीशियम है मेरे पास, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज CH3 CH2 Br, या कोई भी समझ लो आप, क्लोरो मिथेन, क्लोरो प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी समझ लो, क्लोरो ब्रोमो। सो यहाँ से हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज हुई। ठीक है, R बन गया रेडिकल, इल्काइल रेडिकल बन गया मेरा, और मुझे मिल गया यहाँ पे X के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहाँ से मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये एक Mgx बन के एक आयोनिक बॉन्ड क्रिएट हो गया इसके बीच में, और मुझे मिल गया Mgx, बट इट इज ऑल्सो रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन तो उसने दे दिया X को, बट यहाँ पे मेरा एक रेडिकल क्रिएट हो गया विच इज Mg डॉट। ठीक है, अब ये रेडिकल इस रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, एल्काइल के साथ रिएक्ट करेगा, और मुझे मिल जाएगा RMgx। ठीक है, RMgx मिलने के बाद
ये बेसिकली RMgX couples with alkyl or aryl radical to form organomagnesium organometallic compound, और this is called organomagnesium halide or Grignard reagent. ठीक है, तो ये इसका ये वाला मैकेनिज्म होता है, पहले Br या X जो है वो हट जाता है होमोलिटिक लीवेज से, फिर मैग्नीशियम उसके साथ जुड़ता है, देन दोनों रेडिकल्स बन जाते हैं और वो रेडिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज एग्जांपल्स देखते हैं इसकी रिएक्शन की. अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कैसे करता है किसी के साथ, जिसके साथ भी हमें पढ़ना है. वाटर के साथ ये रिएक्ट कर सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. हमारे पास है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसके साथ हमने वाटर रिएक्ट किया तो हमें मिलेगा एल्केन. ये बन जाएगा एल्केन CH3 MgBr. ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है, जो वाटर है उसने मुझे H+ दिया, OH- दिया, हाइड्रोजन चला गया, मैकेनिज्म नहीं कर रहे हो इसका, बट हाइड्रोजन चला गया, CH2 से CH3 बन गया और MgBr के साथ OH आके जुड़ गया. नहीं, इसके साथ OH आके जुड़ गया. सिमिलरली एल्कोहल इथेनॉल है हमारे पास, CH3 CH2 OH. इसके साथ जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, एल्केन. ठीक है, यहाँ पे CH3. अब यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ मेरे पास वाटर था तो मुझे सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला इथेन मिला, पर यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी समझ लो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और मैंने उसमें अल्कोहल इथेनॉल डाल दिया, तो ये 4 कार्बन इकट्ठे हो जाएंगे, 2 इसके, मुझे मिल जाएगा एल्केन विच इज ब्यूटेन, नॉट इथेन, दिस इज ब्यूटेन एंड MgBrOH. राइट. सो वाटर के साथ ये इस टाइप से रिएक्शन दिखाएगा, बट अगर कोई और अल्कोहल है तो उसके साथ ये वाली रिएक्शन दिखाएगा. नाउ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्यों होता है, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये क्यों हो रहा है, इट इज नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज व्हाई रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ड्राई ईथर. ये रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है, थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो वायलेंट हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज वुड्स रिएक्शन. लास्ट थिंग, वुड्स रिएक्शन आपने 11th क्लास में किया है हाइड्रोकार्बन्स में. वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि मेरे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है लाइक CH3Br, मैंने उसमें Na सोडियम, वुड्स ने ये रिएक्शन दी थी, उसने बोला कि इसके साथ अगर हम सोडियम को ऐड करते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Br यूज होंगे, NaBr के साथ जुड़ जाएगा, हमें NaBr मिल जाएगा, और जो ये 2 मॉलिक्यूल्स हम इसके यूज कर रहे हैं इसमें CH3 और CH3 वो आपस में जुड़ के इथेन दे देंगे. तो अगर मेरे पास ब्रोमोमिथेन है तो 2 मॉलिक्यूल्स ब्रोमोमिथेन के इथेन बनाएंगे, मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स ब्रोमो इथेन के होते तो ब्यूटेन बन जाता, एंड सो ऑन. अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. आइडेंटिफाई ABCDER in the following. ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें ए है, यहाँ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऐड हो रहा है तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ Br और कार्बन के बीच में Mg आ जाएगा. सो दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया. ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जब ये वाटर के साथ इसकी रिएक्शन हम देखते हैं तो क्या होता है, MgBr हट जाता है और यहाँ पे हमारा नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा. तो मेरा क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन. सिमिलरली मेरे पास है RBr प्लस Mg. ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मुझे C, दिस आइडेंटिफाई C ये मिल रहा है. अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, MgR और Br के बीच में आ जाएगा तो हमें मिल जाएगा C इज इन दिस केस CH3. पहले आगे देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों लिखा. देखो उसने आपको फाइनल प्रोडक्ट दिया कि अगर हम उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर में उसने H की जगह D लिख दिया, सो दिस इज बेसिकली H वाटर और ड्यूटेरियम मान लो, D मान लो. सो CH3 CH3, तो बेसिकली यहाँ पे H होगा वाटर में. इस रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये H के साथ यहाँ H आ जाता है, CH3 बन जाता है और MgBr OH- अलग हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली MgBr जो C में यहाँ पे बना होगा MgBr और OH वो अलग हो जाएगा, ये H यहाँ ऐड हो जाएगा और मुझे प्रोपेन मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर H यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इट मीन्स Br यहाँ पे था,
प्रोपेन बन रहा है, तो प्रोपेन का मतलब है मेरे पास जो ये C बना होगा, ये जो मेरे पास ये जो RBr होगा वो मेरे पास CH3 CH Br CH3 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा, ठीक है। और इससे जो ये मेरे को मिला होगा उसमें ब्रोमीन के बीच में मैग्नीशियम आ गया होगा, MgBr आ गया होगा। मैंने इस CH3 को यहाँ नीचे लिख दिया, बात एक ही है। दिस इज 2 यहाँ पे ऑर्गेनो मेटेलिक, ऑर्गेनो मैग्नीशियम ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी देख सकते हो, अदरवाइज मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे RMgBr लिख देंगे। तो उन्होंने आपको प्रोडक्ट दिया है तो आपको उसको कंप्लीटली बताना होगा कि ये क्या बन रहा है।